इस अध्याय के जरिए विद्यार्थी को न्यायपालिका से परिचित कराया जा रहा है। इस व्यवस्था के पुलिस, अदालत जैसे कुछ आयामों के बारे में बच्चे पहले से ही काफी कुछ जानते होंगे। वे मीडिया के जरिए या अपने निजी अनुभव के आधार पर इन संस्थाओं के बारे में जानते हैं। इस इकाई का मुख्य प्रकाश यह है कि न्याय व्यवस्था की बुनियादी जानकारी और आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित उपयोगी जानकारी को जोड़ा जाए। अध्याय 5 में जो मुद्दा उठाया गया है उन पर अगली कक्षाओं में भी बल दिया जाएगा। इन अध्यायों को पढ़ते हुए विद्यार्थी को इस बात का एहसास कराया कि संविधान के सिद्धांतों को कायम रखने में न्यायपालिका कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्याय 6 में अपराधी न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका बताई गई है ताकि विद्यार्थी हर व्यक्ति की भूमिका और न्याय के विचार को समझ सके। अध्याय 5 शुरू करने से पहले पिछली इकाई में हुई कानून के शासन की चर्चा की को दोहरा लेना अच्छा रहेगा। इसके बाद ही कानून के शासन को कायम रखने में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा शुरू की जा सकती है। अध्याय 5 में न्यायपालिका से संबंधित 5 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़ी अवधारणाओं पर चर्चा की गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्र और उसकी जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह काफी जटिल विचार है लेकिन बच्चों को इसे समझना पड़ेगा। इसे बुनियादी स्तर पर ऐसी ऐसी निर्णय प्रक्रिया के उदाहरणों को समझाया जा सकता है जिनसे विद्यार्थी परिचित है। इसकी संरचना को एक मामले के जरिए दिखाया गया। विद्यार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे न्यायिक प्रक्रिया की कार्य पद्धति को समझने के लिए कुछ अन्य मामलों पर भी चर्चा करें। न्याय तक पहुंच शीर्षक इस अध्याय के अंतिम अवधारणाओं में जनहित याचिका PIL की भूमिका पर जोर दिया गया है। इस हिस्से में न्याय में मिलने में विलंब का भी जिक्र किया गया है। इस भाग की चर्चा करते हुए मौलिक अधिकारों के बारे में बच्चों की बढ़ती साझेदारी का इस्तेमाल करें। अध्याय 6 के जरिए बच्चों को आपराधिक न्याय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका तथा निष्पक्ष मुकदमे की प्रक्रिया से परिचित कराया जाएगा। इस अध्याय की शुरुआत एक चित्र कथापट से होती है जिसमें चोरी की एक घटना का वर्णन किया गया है। इस कहानी के माध्यम से पुलिस, सरकारी वकील, न्यायाधीश की भूमिका तथा निष्पक्ष मुकदमे के बारे में चर्चा की गई। इस बात की काफी संभावना है कि इन चीजों के बारे में विद्यार्थी की अपनी एक राय हो सकता है कि वे आपराधिक न्याय व्यवस्था के बारे में काफी नकारात्मक या निराशापूर्ण राय रखते हों। शिक्षक के नाते आपकी जिम्मेदारी यह है कि इस अध्याय में दिए गए आदर्शों की चर्चा के जरिए उनकी इस निराशा को दूर करें। इसके लिए 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आदर्श कार्य पद्धति क्या है और भारतीय संविधान में दिए गए सिद्धांत के साथ उनका संबंध क्या है। दूसरी तरीका यह है कि इन संस्थाओं के कामकाज में सचेत और जागरूकता जनता के योगदान को दोहराया जाए। न्यायपालिका अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतें द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों को जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। इस भूमिका को केवल इसीलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली के स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच में कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। ये उच्च न्यायालय के सर्वोच्च गया है। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अदालत बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती है। वे यह तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थी की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों
नागरिक व सरकार, दो राज्यों सरकार और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा, संविधान की व्याख्या कर अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताबों में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतिहर थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से था इनकार कर दिया था तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन की मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्याय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पताल की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल 1996। ये न्यायालय दिखाया गया है चित्र में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय HTTPS WWSCI गवर्नमेंट इन, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्त फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 टू 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन की भीतरी चेंबर ऑफ प्रिंसेस से हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका को दिए गए खाली स्थानों को भरिए। विवाद का किस्म उदाहरण, केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद, दो राज्यों के बीच का विवाद, दो नागरिकों के बीच का विवाद, ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए कि तोर नेता ने अपने परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तब इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता के हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू शक्तियों का बंटवारा, जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। इसके ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामले की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिले में बटा होता है और हर
जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, वो अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। ये चित्र में दो वजह बताइए कि लोकतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है। गोल 16 SDG पीस एंड द जस्टिस स्ट्रॉन्ग institution promote parasites right inclusive socialism for sustainable development provided access to justify for all and the build affected the accountable and the inclusive instruction at all of level। सतत विकास लक्ष्य 16 शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं WW इन UNDP ऑर्गेनाइजेशन। नीचे अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना का एक पिरामिड जैसी लगता है। ऊपर दिए गए विवरण को पढ़ने के बाद आप नीचे दी गई चित्र को भर सकते हैं। ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बीच हाई कोर्ट, उसके बाद जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1962 कलकत्ता और बंबई और मद्रास में की गई थी। ये तीनों प्रेसिडेंटी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय। चंडीगढ़ में दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के नजदीक पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठी बेंच भी है। मद्रास उच्च न्यायालय http www.hc madras tnic.in। विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालत के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमा पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत में सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रहा करते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाही के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसी ने अपने बयान में कहा था कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपट उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमा के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा। ये चित्र में देख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय HTTP पटना हाई कोर्ट इन गवर्नमेंट इनमें दिखाया गया है और नीचे वाले में HTTP कर्नाटक जुडिशरी कार इन कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उनकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्य के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और सुधा के ज्येष्ठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और 3 को मौत की सजा सुनाई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय को आइजोल मिजोरम बेंच HTTP CAZBL बेंच NIC इन। 1983 में के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी।
दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। उपरोक्त मामले को पढ़ने के बाद 2 वाक्यों में लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। आप शायद कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालत इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया है। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए हैं और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की गई है। इस अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई है। 1985 में सर लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसले दिए वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोप से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। नामची दक्षिण सिक्किम में जिला अदालत HTP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नामची nic.in। विधि व्यवस्था के विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी से में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। दीवानी और फौजदारी में अंतर। पहला, ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या आदि। दीवानी में इस संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद है। दूसरा, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकता FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। प्रभावी पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तीसरी, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह पेश आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। फौजदारी और दीवानी कानूनों के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरिए। उल्लंघन का विवरण, कानून की शाखा, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीब के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानून प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था
विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के में दायर की जा सकती है। न्यायालय के कानून प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जाता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूर को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्र को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। चित्र एक में वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखा की वजह से लाखों लोग को सामने भोजन की भारी अभाव पैदा हो गया था। चित्र 2 में सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारे गेहूं चूहे की भेंट चढ़ गया था। चित्र 3 में इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन की मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया और उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। चित्र 4 लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानें के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय के सरकारी योजनाओं के क्रियान्वित के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया जाए। ये चित्र 1, 2, 3 दिखाए गए हैं। चित्र 1 हो गया। चित्र 2 आम आदमी तक पहुंचना होता है। अदालत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदायक मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल ही में फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। ये चित्र में दिखाया गया है। ओगला टेलसी बनाम बंबई नगर के मुकदमे में न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। निजी इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीश के जीवन के अधिकार का आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में अनुभाविक साक्ष्य से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों
और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधे में लगे होते हैं और उनके पास रहने का कोई और जगह नहीं होता। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुंगियों में रहने लगते हैं। इसीलिए अगर उन्हें पटरी या झुंगियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से ही वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेगा और इसी प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रेता विनिमय 2014 के बारे में पता करें। 2000 जबकि पहले वाले फैसले जैसे 1985 में ओगला टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला झुंगियों वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुद्दे की मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ की देरी इंसाफ यानी इंसाफ का कत्ल। भारत में न्यायाधीशों की संख्या क्रम, न्यायालय का नाम, स्वीकृति पद, कार्यरत रिक्ति। उच्चतम न्यायालय में 34 रिक्त 0। उच्च न्यायालय में 1079, 655, 424 रिक्त है। जिला और अधीनस्थ न्यायालय में 22,644, 17,509 कार्यरत है, जबकि 5,135 खाली है। क नवंबर 2019 की स्थिति है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरे तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। ये चित्र में PAC हिरासत में कत्ल, हाशिमपुर हादसे में 20 वर्षीय 22 मई 1987, 22 मई 2007। इस चित्र में 22 मई 1987 में मारे गए हाशिमपुरा में 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 30 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमे के शुरू होने से जो इतना विलंब हुआ उसका कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी PAC ने 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 में केवल 3 गवाह के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया फोटो। न्यायाधीश की कमी से मुकदमा करने वाले को न्याय मिलने में होने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये अभ्यास सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निचला न्यायालय, ये अभ्यास प्रश्न हो गए। ये भूख से मौत जिम्मेदार कौन? सरकार। सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक इंसान को रोटी मिले, कोई भूखा न सोए। भूख का मार सबसे ज्यादा झेलने वाले बेसहारा, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा अथवा पर विशेष ध्यान दिया जाए। कुपोषण और भूख से किसी की मृत्यु न हो। सरकार अपना कर्तव्य न निभाए तो अदालत जवाबदेह होगा। राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव एवं प्रशासक। भूख से पेट भरे गोदाम नहीं चलेगा। राइट टू कैंपियन जीरो टू गोल SDG, जीरो हंगर्स एंड हंगर्स, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट्स एंड प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सतत विकास लक्ष्य 2, भुखमरी समाप्त करना। WWNIP संकलन बरी करना। जब अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देती है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था तो उसे बरी करना कहा जाता है। अपील करना। निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर विचार करने के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो इसे अपील करना कहते हैं। मुआवजा किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। बेदखली। अभी लोग जिस जमीन मकान में रह रहे हैं
यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाता है तो इसे बेदखली कहा जाता है, उल्लंघन। किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा जाता है।